हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके फेवरेट लर्निंग प्लेटफॉर्म कुणाल से इंस्पायरिंग पर, जहां हम रोज ही नए नए विषयों पर चर्चा करते हैं और बहुत कुछ नया सीखते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज के हमारे जो करंट अफेयर के विषय हैं उनको जान लेते हैं। आज के हमारे विषय रहने वाले हैं अर्मिया अजरबैजान विवाद, शेखर कपूर और हुरून की सूची। तो आज के यह तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हमारे, और तीनों ही अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में और राष्ट्रीय घटनाक्रम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बने हुए हैं। तो चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले हम अर्मिया अजरबैजान विवाद को समझ लेते हैं। यह जो टॉपिक है यह हमारा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का टॉपिक है। अर्मीनिया और अजरबैजान दो देश हैं। यह दोनों देश कहाँ पर है? ये यूरोप के देश है। ठीक है, सबसे पहले हम इनकी भौगोलिक स्थिति समझ लेते हैं, उसके बाद हम यह समझेंगे चर्चा में क्यों है, फिर आगे के विषयों पर चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आपने मानचित्र में देखेंगे तो एक ना हमारा यूराल पर्वत होता है। ठीक है, यूराल पर्वत कुछ इस प्रकार से आता है। उसके बाद नीचे क्या होता है कि यहाँ पर कैस्पियन सागर, और कैस्पियन सागर के बाद फिर यहाँ पर हमारा काकेशस पर्वत होता है। ठीक है ना। तो ऐसा बताया जाता है, ऐसा माना जाता है कि यूरोप और एशिया को भौगोलिक रूप से यह जो सीमा है यही सीमा अलग करती है। ठीक है, बात करते हैं अर्मीनिया और अजरबैजान की। तो यह कहाँ है? दरअसल यह जो दोनों देश है यह दोनों देश यहाँ पे स्थित हैं। अर्मिया और अजरबैजान दोनों की सीमाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, आपस में यह अपनी सीमाओं को साझा करते हैं और पड़ोसी देश हैं दोनों दोनों। अब करंट अफेयर में क्यों आए हुए हैं, ये विषय क्यों बना हुआ है, यह समझ लेते हैं। दरअसल अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में कई दिनों से युद्ध चल रहा है और यह संघर्ष दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें दोनों ही तरफ से कई सारे सैनिकों की जान अब तक जा चुकी है। अब तक अनुमान है कि 70 के आसपास लोग इसके अंदर मर चुके हैं, लेकिन और इससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा घायल होने वाली संख्या जो है वह बहुत ज़्यादा अधिक है। तो यह युद्ध लगातार बढ़ रहा है और जो अभी कहीं भी इसको थमने की स्थिति भी दिखाई नहीं दे रही है। तो समझते हैं कि क्या है और युद्ध क्यों हो रहा है। दरअसल इन दोनों देशों के बीच में जो यह युद्ध हो रहा है इसका मुख्य कारण है नागोर्नो करबख। नागोर्नो करबख को अर्थशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। तो ये नागोर्नो करबख जो है यह एक क्षेत्र है। यह क्षेत्र कहाँ पर है यह भी समझ लीजिए। यह क्षेत्र अजरबैजान की सीमाओं के तहत एक महत्वपूर्ण जगह है। ठीक है, क्षेत्र है। अब तो फिलहाल वर्तमान में इसने अपने आप को स्वायत्त घोषित कर रखा है, स्वतंत्र घोषित कर रखा है, लेकिन पहले यह अजरबैजान का हिस्सा ही हुआ करता था। धीरे धीरे पूरे के पूरे घटनाक्रम को हम समझते चलेंगे, लेकिन अभी यह समझते हैं कि विवाद का विषय क्या है। विवाद का विषय है नागोर्नो करबख। नागोर्नो करबख क्या है? शुरुआत से ही अर्मीनिया चाहता है कि नागोर्नो करबख उसकी सीमाओं में शामिल हो जाए, और अजरबैजान कहता है कि नागोर्नो करबख उसकी सीमाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथ ही साथ यह क्षेत्र अपना में महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण पर्वत घाटियां हैं। तो पहाड़ों की सुंदरता की वजह से ही यह क्षेत्र आपस में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बना हुआ है, और दोनों ही क्षेत्र चाहते हैं कि यह जो नागोर्नो करबख है यह उनकी सीमाओं के भीतर शामिल हो जाए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो विवाद है वह निपटने में नहीं आ रहा है और लगातार दोनों देशों के बीच में युद्ध होते हुए आए हैं। स्थिति समझते हैं कब से यह आ रहा है। सन 1918 की बात है। 1918 से पहले चलते 1917 में क्या हुआ था? 1917 में हुआ था रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन के बाद से ही यह कहानी शुरू हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि रशियन रेवोल्यूशन होने के बाद में क्या हुआ, अर्मीनिया और अजरबैजान पहले दोनों ही ये रशिया के नियंत्रण में थे, यानी कि पहले ये रशिया के अधीन रहा करते थे। लेकिन क्या हुआ, 1918 में यह रूस से स्वतंत्र हो गए, और जब यह रूस से स्वतंत्र हो गए उसके बाद दो नए देशों की स्थापना हुई। यह थे अर्मीनिया और अजरबैजान। लेकिन क्या हुआ, फिर भी शुरुआती कार्यवाही के अंदर से ही नागोर्नो करबख यहाँ विवाद का मुख्य विषय बना हुआ था। क्योंकि यहाँ पर जब यह स्वतंत्र हुए थे उस समय अजरबैजान यह चाहता था कि नागोर्नो करबख उसका हिस्सा रहे, लेकिन अर्मीनिया यह चाहता था कि नागोर्नो करबख उसका हिस्सा रहे। लेकिन अब आगे क्या हुआ यह समझते हैं। 1918 से विवाद शुरू हो गया दोनों देशों के बीच, और यह विवाद लगातार आज तक बना हुआ है। लेकिन 1918 के बाद क्या हुआ, सन 1920 में दक्षिणी काकेशस का जो हिस्सा था, यानी कि ये जो हिस्सा था दक्षिणी काकेशस वाले हिस्से के अंदर सोवियत शासन स्थापित हो गया। सोवियत संघ उस समय भी मतलब क्या था, बहुत बड़ा देश हुआ करता था, और अभी पहला विश्व युद्ध खत्म ही हुआ था। सन 1914 से 1918 तक पहला विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, हम सभी जानते हैं बहुत अच्छे से। तो क्या हुआ फिर 1920 के दरमियान सोवियत संघ का यहाँ पर दक्षिणी काकेशस के अंदर शासन स्थापित हो गया। शासन स्थापित क्यों हो गया था? क्योंकि लगातार आपस में सभी देशों में होड़ मच रही थी। उस समय औपनिवेशवाद की विचारधारा काफी ज्यादा प्रबल थी।
तो ऐसी स्थिति में दक्षिणी काकेशस में 1920 के दशक के शुरुआती समय में सोवियत संघ का यहाँ पर शासन स्थापित हो गया। लेकिन जब सोवियत संघ का यहाँ पे शासन स्थापित हो गया तो सोवियत संघ ने क्या कहा, सोवियत संघ को अजरबैजान में एक स्वायत्त क्षेत्र बना दिया। यानी कि सोवियत संघ ने उस समय दोनों देशों के बीच के जो विवाद था, इस विवाद का निपटारा करा, और विवाद का निपटारा करते हुए यह बताया कि जो नागोर्नो करबख का हिस्सा है, यह नागोर्नो करबख किसके भीतर है, अजरबैजान का एक क्षेत्र है। अब यहाँ जो 1920 की बात है, आज से लगभग 100 साल पहले की बात हम कर रहे हैं। तो अभी अब से 100 साल पहले क्या हुआ, रशिया ने फैसला कर दिया था कि नागोर्नो करबख अजरबैजान का हिस्सा है, अजरबैजान में ही रहेगा। ओके फाइनल। लेकिन क्या हुआ, विवाद यहाँ खत्म हो गया? नहीं, विवाद यहाँ खत्म अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि नागोर्नो करबख किसको मिल गया, अजरबैजान को। किसको नहीं मिला, अर्मीनिया को। तो अर्मीनिया की चाहत क्या रहेगी कि अभी भी नागोर्नो करबख उसके भीतर शामिल हो जाए। फिर उसका रीजन कोई भी हो, किसी भी तरह से शामिल हो, यह मायने नहीं रखता, लेकिन शामिल हो जाए बस। तो इसके लिए अब क्या महत्वपूर्ण रास्ता बचता है, युद्ध का रास्ता बचता है। चलिए अब आगे समझते हैं। यह बात तो हुई नागोर्नो करबख को लेकर के अर्मीनिया और अजरबैजान की। अब नागोर्नो करबख पे आ जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अर्थशाक बोलते हैं। तो क्या हुआ, सन 1988 में नागोर्नो करबख की जो विधायिका थी, इस राज्य विधायिका के अंदर एक प्रस्ताव रखा गया, और यह प्रस्ताव था अर्मीनिया में शामिल होने का प्रस्ताव। और यह प्रस्ताव पूरी तरह से यहाँ पारित भी हो गया। यानी कि कहीं ना कहीं जो नागोर्नो करबख की विधायिका है, यह विधायिका भी चाहती थी कि जो नागोर्नो करबख का पूरा क्षेत्र है, यह क्षेत्र अर्मीनिया में शामिल हो जाए और अर्मीनिया राज्य का हिस्सा माना जाए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 1988 में नागोर्नो करबख की विधायिका में अर्मीनिया को लेकर के, अर्मीनिया में शामिल होने के लिए जो प्रस्ताव था वह पारित हो गया। लेकिन प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ, विधायिका में। लेकिन अजरबैजान ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से नकार दिया, और इसके अंदर जो बातें थी उनको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। और अजरबैजान फिर भी इस बात पे ही अड़ा रहा कि जो नागोर्नो करबख है वह अजरबैजान का ही एक अभिन्न अंग है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, अभी तक 1920 तक हमें तो यह पता लगा था कि अजरबैजान और अर्मीनिया आपस में लड़ रहे थे। लेकिन जब हम 1988 के आसपास पहुंचते हैं तो 1988 पे आकर हमें यह पता लगता है कि कहीं ना कहीं नागोर्नो करबख खुद भी अर्मीनिया में शामिल होना चाहता है। यह 1988 की यह जो प्रस्ताव था, अर्मीनिया में शामिल होने का प्रस्ताव, जब यह पारित हो गया तो उससे हमें यह पता लग जाता है। थोड़ा सा आगे और चलते हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा, अभी तक तो देखो क्या था कि जो ये अर्मीनिया और अजरबैजान थे, यह ना दोनों ही देश जो थे ये सोवियत संघ के भीतर रह करके काम कर रहे थे, और सोवियत संघ इनके ऊपर जो भी नियम कानून लागू करता था, यह उन नियमों और कानूनों को मान लेते थे। क्यों मान लेते थे, समझते हैं यह स्थिति भी। सन 1900 चलते हैं, अब लगभग हम 1945 टू 1991 की स्थिति थोड़ी सी देख लेते हैं। ठीक है ना। शुरुआत में तो क्या था भाई, विश्व युद्ध वगैरह की स्थिति चल रही थी, तो कहीं ना कहीं जो सोवियत व्यवस्था थी, रशिया था, वह अपने आप में बहुत ही बड़ा शक्तियां केंद्र बना हुआ था। ठीक है ना। बहुत सारे सैन्य गठबंधन भी उस दरमियान इन लोगों ने किए थे आपस में। तो क्या हुआ, 1945 से 1991 तक क्या चला था, शीत युद्ध चला था। अब शीत युद्ध में क्या हुआ, शीत युद्ध में सोवियत संघ बहुत बड़ी पावर बना हुआ था, और अर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ही रशिया के हिस्से थे। तो इस समय क्या होता था कि सोवियत संघ जिस प्रकार के नियम और कानून देता था, वह सभी नियम और कानून अर्मेनिया और अजरबैजान भी मान लिया करते थे, यह उसके खिलाफ नहीं जाते थे। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे शीत युद्ध की समाप्ति की स्थिति बढ़ती रही, यानी कि जैसे जैसे 1991 पास आता गया, सोवियत संघ की इन दोनों के ऊपर से पकड़ ढीली होती गई। पकड़ क्यों ढीली होती गई, क्योंकि सोवियत संघ धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था, विखंडन की ओर बढ़ रहा था, उसमें बहुत सारी कमियां आ रही थी, वह धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में वह दूसरे को कैसे रेगुलेट करता, तो यहाँ क्या हो रहा था, वह इनको रेगुलेट नहीं कर पा रहा था, और ये धीरे धीरे उसके नियंत्रण से अब बाहर आते जा रहे थे। अब आगे की स्थिति क्या हुई वो समझ लेते हैं। सन 1988 में विधायिका में भाई अर्मीनिया में शामिल होने के लिए प्रस्ताव आया था, जो पारित हो गया, लेकिन अजरबैजान ने नहीं माना। ठीक है भाई। अब क्या हुआ, सन 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, सन 1991 में जो नागोर्नो करबख है, नागोर्नो करबख के अंदर एक जनमत संग्रह करवाया गया। जनमत संग्रह का मतलब क्या होता है, आप समझ सकते हैं। जनमत संग्रह जनता की राय ली जाती है कि जनता अपनी राय बताए वास्तव में राय है क्या। तो राय प्रस्ताव क्या था, पहले यह समझ लेते हैं। विषय था कि अर्मीनिया में शामिल होना चाहते हो या नहीं होना चाहते, यानी कि जो नागोर्नो करबख है वह कहाँ का हिस्सा हो, अर्मीनिया का हिस्सा हो या अजरबैजान का हिस्सा हो। किससे पूछा गया, जनता से पूछा गया कि जनता बताएगी। तो जनता ने क्या करा, जनता ने बताया कि भाई हम कहाँ चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अर्मेनिया में शामिल कर दिया जाए नागोर्नो करबख को। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसको नहीं माना गया। तो उसके बाद क्या करा, जनमत संग्रह करवाने के बाद नागोर्नो करबख ने अपने आप को स्वतंत्र ही घोषित कर दिया। भाई तुम अर्मीनिया में नहीं मिला रहे हो हमारे को, तो अर्मीनिया में नहीं मिला रहे हो, चलो ठीक है, फिर इसलिए हमें स्वतंत्र कर दो। अब ना हमें तुम्हारे साथ रहना, ना हमें अर्मीनिया के पास जाना। जब तुम हमें अर्मीनिया में शामिल नहीं हो रहे दे रहे हो, तो ऐसी स्थिति में हमें तुम्हारे साथ भी नहीं रहना है। तो ऐसी स्थिति में नागोर्नो करबख ने जनमत संग्रह करवाने के बाद अपने आप को स्वतंत्र ही घोषित कर दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नागोर्नो करबख आज भी
अजरबैजान की सीमाओं के भीतर ही गिना जाता है और उसका एक अभिन्न अंग बना हुआ है। लेकिन नागोर्नो करबक ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया है और इसने क्या बना रखा है, अपने आप को स्वतंत्र राज्य, गणराज्य बना रखा है इसने अपने आप को पूरी तरह से। ठीक है, तो नागोर्नो करबक को लेकर के बात चल रही है। नागोर्नो करबक ने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया, लेकिन जब स्वतंत्र इसने कर दिया उसके बावजूद भी अजरबैजान ने इसकी बातों को नहीं माना, जनमत संग्रह को पूरी तरह से नकार दिया। और इसके बाद क्या स्थिति सामने आई, इसके बाद इसके देखने को यहाँ पे यह मिलता है कि नागोर्नो करबक चाहता तो स्वतंत्र होना है, आर्मीनिया में शामिल होना चाहता है, लेकिन अभी भी इसने ये अजरबैजान जो है इसको शामिल होने नहीं दे रहा। आगे समझते हैं। सोवियत संघ का विघटन हो जाता है 1991 में। ठीक है, अब जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि सोवियत संघ की अजरबैजान और आर्मीनिया के ऊपर से पकड़ पूरी तरह से ढीली हो गई। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, ये दोनों देश आपस में अब लड़ पड़े, यानी कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच अब युद्ध शुरू हो गया। युद्ध का मुख्य विषय नागोर्नो करबक। इसके बाद क्या हुआ, बहुत सारा जातीय नरसंहार हुआ, बहुत सारे लोगों की मौत हुई। यह जो संघर्ष था अपने आप को बड़े से बड़े स्तर पर लगातार ले जाता रहा और विभिन्न चीजों में यह परिवर्तित होता रहा, जिसकी वजह से क्या हुआ, जान मान की बहुत ज्यादा हानि हुई, जनजीवन बहुत ज्यादा ही प्रभावित हुआ। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, सन 1992 की स्थिति, 1992 में फिर दोबारा यहाँ तीव्र हिंसा हुई। इस तीव्र हिंसा को बार बार अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा, विभिन्न देशों के द्वारा शांत करवा दिया गया, पर फिर भी शांत होते होते भी यह विषय शांत नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं नागोर्नो करबक एक विवाद का विषय बना हुआ है। अगर हम बाकी दोनों देशों की रायों को भी छोड़ दें और उनकी इच्छाओं को भी छोड़ दें, तो भी हम यहाँ पे यह देखते हैं कि कहीं ना कहीं नागोर्नो करबक की खुद की जो इच्छा है ना, वह भी यहाँ पूरी नहीं हो रही है। आगे समझते हैं। मई 1994 में फिर दोबारा यही चीज हुई, बहुत ज्यादा युद्ध हुआ है, तीव्र हिंसाएं हो रही थी। लेकिन हिंसा होने के बाद क्या हुआ, रूस बीच में आया सन 1994 में, और रूस के बीच में आने के बाद क्या हुआ, दोनों देशों के बीच युद्ध विराम करा दिया गया। लेकिन क्या यह संभव था? नहीं संभव था, लगातार अभी भी युद्ध हो रहे हैं। आगे चलते हैं। अप्रैल 2016 में भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ। यह दोनों देशें बहुत बुरी तरह से आपस में लड़ी और इस स्थिति को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है 4 डे वॉर। अगर आपसे पेपर में कहीं पूछा जाता है कि हाँ 4 डे वॉर किन देशों से संबंधित है, तो आपको यही निशान लगाना है, आर्मेनिया और अजरबैजान, यह इन दोनों देशों के बीच में ही हुआ था। तो अब तक की स्थिति हम देख रहे हैं कि नागोर्नो करबक क्या है, विवाद का बहुत बड़ा विषय बना हुआ है, जिसकी वजह से आर्मेनिया और अजरबैजान में ही लगातार विवाद हो रहे हैं, लगातार संघर्ष जारी है। बार बार शांत कराने की कोशिश की जाती है, लेकिन वह शांत नहीं हो रहे हैं। अगर अब हम 2016 के बाद वर्तमान परिस्थितियों को देखें, तो वर्तमान परिस्थितियों में फिर दोबारा क्या है, नागोर्नो करबक ही विवाद का विषय है। दोनों देशों में कई दिनों से लड़ाई चल रही है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में एक खास बात देखने वाली यह भी है कि अजरबैजान को तुर्की और पाकिस्तान की तरफ से पूरा समर्थन मिल रहा है, और साथ ही साथ देखने में यह मिल रहा, सुनने में यह भी आया है और खबर यह भी आई है कि अजरबैजान की तरफ से पाकिस्तान की सेनाएं भी इस युद्ध में लड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं यह जो युद्ध था दो देशों के बीच का, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच का, अब यह व्यापक क्षेत्र लेता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगर हम भारत की स्थिति को इसके अंदर देखा, तो भारत का आर्मेनिया के साथ कई बार साझेदारी समझौते हुए हैं और भारत और आर्मेनिया के बीच में मधुर संबंध बने हुए हैं। लेकिन वर्तमान अभी तक भारत इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ है, ना ही भारत ने अपनी किसी प्रकार की टिप्पणी इसमें दी है। तो वर्तमान में भी यह युद्ध लगातार बढ़ रहा है और अभी भी जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वह प्रयास कर रहे हैं कि इस युद्ध को पूरी तरह से शांत करवा दिया जाए, दोनों देशों के बीच सुलह हो जाए और जो विवाद के विषय है वह खत्म हो सके, ताकि आने वाले समय में ऐसी स्थितियां ना देखी जाए। तो यह सभी इंपॉर्टेंट बातें जो थी वह आर्मेनिया और अजरबैजान विवाद को लेकर के थी। तो मुझे उम्मीद है कि हाँ आपको यह पूरा टॉपिक अब क्लियर हो गया होगा। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रश्न आने की पूरी संभावना यहाँ से अब बनी हुई है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यह एक बहुत ही ज्यादा लंबा विषय है, 100 साल पुराना विषय है। 100 सालों से लगातार अब तक नागोर्नो करबक, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच विवाद का विषय बना हुआ है, जिसके लिए अभी तक कोई भी उपयोगी राह नहीं खोजी गई है। अगले टॉपिक की ओर अपने रुख कर लेते हैं। हमारी जो अगली बात है वह शेखर कपूर को लेकर के है। शेखर कपूर से शायद ही हो सकता है कि कोई परिचित ना हो, वरना लगभग सभी परिचित है। शेखर कपूर भारतीय फिल्मी डायरेक्टर हैं, ठीक है, निर्देशक हैं ये, और इनके निर्देशक में बहुत ज्यादा अच्छी फिल्में बनी है, जैसे कि एलिजाबेथ, बैंडिट क्वीन, जो बहुत ज्यादा फेमस है और इनके लिए यह विख्यात भी है। साथ ही साथ अगर शेखर कपूर को लेकर के मैं एक खास बात आपको यह बताऊं, तो शेखर कपूर ने एक प्रधानमंत्री सीरीज बनाई थी। यह प्रधानमंत्री सीरीज बहुत ज्यादा फेमस हुई थी और वैसे मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा कि आप यह सीरीज जरूर देखें, क्योंकि इस सीरीज के अंदर यह बताया गया है कि हमारे देश में विभिन्न राज्यों को किस प्रकार से मिलाया गया था। तो बहुत अच्छी तरह से इन्होंने उन सभी चीजों की व्याख्या की है और समझाने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने फिल्मी दुनिया के अंदर अपनी एक खास छवि तैयार कर रखी है, जिसकी वजह से यह बहुत ज्यादा विख्यात बने हुए।
लेकिन वर्तमान में शेखर कपूर चर्चा का विषय क्यों है भी है, समझ लेते हैं। दरअसल कल के दिन यानी कल मंगलवार को शेखर कपूर को भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, यह कहाँ पर है, यह पुणे के अंदर है भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान। तो भारतीय इसका जो है टेलीविजन संस्थान की जो सोसाइटी है ना, उस सोसाइटी के अंदर इन्हें अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। बहुत अच्छी बात है और महत्वपूर्ण टॉपिक भी इसीलिए है क्योंकि इनको क्या किया गया है, एफटीआईआई का अब इनको सोसाइटी का अध्यक्ष बना दिया गया है। और केवल अध्यक्ष ही नहीं, इनको भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के जो गवर्निंग काउंसिल है, उस गवर्निंग काउंसिल के अंदर सचिव का पद भी दिया गया है। तो दोनों ही पद अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और दोनों ही पदों को अगर हम देखें तो कहाँ से संबंधित है, फिल्म और टेलीविजन संस्थान संबंधित, यानी कि कहीं ना कहीं इसका संबंध किससे है, फिल्मी और टेलीविजन की दुनिया से इसका पूरा का पूरा संबंध है। और क्या है, इसको उनको वहां पर अध्यक्ष पद पर नियुक्त कर दिया गया है। साथ ही गवर्निंग काउंसिल के अंदर इनको सचिव भी बना दिया गया है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा अच्छा पद है। अगर इनके कार्यकाल को लेकर के बात करें तो कार्यकाल कब तक रहेगा, इनका कार्यकाल अब 3 मार्च 2023 तक रहेगा। ठीक है, तो यानी कि लगभग लगभग 2.5-3 साल के लिए इनको इस पद पर नियुक्त किया गया है। अब इनकी इस पद पर नियुक्ति की घोषणा किसने की थी, यह भी समझ लेते हैं। तो घोषणा की गई है भारतीय प्रसंस्करण और सूचना मंत्रालय के द्वारा इसकी घोषणा की गई है और इन्हें अब इस पद पर नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है ना। तो शेखर कपूर को लेकर के महत्वपूर्ण बात थी। अगर आपसे एनालिसिस में पूछा जाता है कि हाँ, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान जो पुणे के अंदर है, इसकी सोसाइटी का अध्यक्ष कौन है, तो आप जानते हैं शेखर कपूर है। साथ ही गवर्निंग काउंसिल के सचिव भी इनको बनाया गया। कार्यकाल 3 मार्च 2023 तक रहने वाला है। चलिए आखिरी टॉपिक पे रुक कर लेते हैं। हमारा आखिरी टॉपिक है हारून की सूची। देखो हारून क्या है, हारून एक संस्था है। ठीक है ना। हारून ने क्या करा, एक सूची जारी करी है। सूची किसके लेकर के है, यह सूची है भारत के सबसे ज्यादा अमीर लोगों के बारे में। इसने इस सूची के अंदर 828 ऐसे लोगों को शामिल किया है जो भारत के सबसे ज्यादा अमीर लोगों में गिने जाते हैं। तो इस सूची में सबसे पहला स्थान किसने पाया होगा, आप अपने आप ही बता सकते हैं, बहुत इजी सी बात है। तो इस सूची में जो पहला स्थान है वह मिला है मुकेश अंबानी को। साथ ही साथ अगर हम कोरोना काल की स्थिति में देखें तो मुकेश अंबानी की स्थिति में यह पाया गया है कि इनकी जो संपत्ति है, निजी संपत्ति, उसके अंदर 73% का इजाफा हुआ है। और इजाफा होने के बाद इनकी जो निजी संपत्ति है वह 6.58 लाख करोड़ रुपए की निजी संपत्ति इनकी अपनी हो गई है। तो हारून ने यह जो सूची है, इस सूची को IIFL वेल्थ के साथ मिलकर के जारी किया है। तो सबसे पहले नंबर पे कौन आया, अंबानी साहब आए हैं, जिनकी प्रॉपर्टी में देखा गया है कि 73% का इजाफा हुआ है और 6.58 लाख करोड़ हो गई है। वहीं आगे की बात करें तो गौतम अडानी को भी इसके अंदर शामिल किया गया है। बहुत बड़ी हस्ती है, अडानियन ग्रुप की मानी जाती है। तो गौतम अडानी जो है, उनकी प्रॉपर्टी में पाया गया है कि 48% का इजाफा हुआ है। और 48% का इजाफा होने के बाद इनकी यह जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर अब यह प्रॉपर्टी हो गई है 1.40 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी इनकी यह हो गई है। अगर महिलाओं की बात की जाए इस सूची के अंदर, तो इसके अंदर लगभग 40 महिलाएं हैं जो इस सूची का 5% का हिस्सा कवर करती हैं। तो यह जो 5% महिलाएं हैं, उन महिलाओं में सबसे पहला स्थान किसको मिला है, गोदरेज की स्मिता कृष्णा को यह पहला स्थान मिला है, जिसकी प्रॉपर्टी कितनी है, 32,400 करोड़ रुपए की इनकी है प्रॉपर्टी टोटल अब तक इनकी मानी जानी है। वहीं दूसरे स्थान पे जिस महिला का नाम है उसका नाम है किरण मजूमदार। यह बायोकॉन लिमिटेड से संबंधित है। इनकी प्रॉपर्टी है 31,600 करोड़ रुपए। तो कहीं ना कहीं इनके पास बहुत ज्यादा धन है और यह लोग दुनिया की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यानी सबसे ज्यादा अमीर लोगों में शामिल है। तो इस सूची के अंदर 828 लोगों को शामिल किया गया है। वहीं साथियों देखने वाली बात है किन लोगों को शामिल किया गया, तो इस सूची में उन लोगों को शामिल किया गया है जिनकी संपत्ति 31 अगस्त 2020 तक 1000 करोड़ से अधिक है। यानी कि 1000 करोड़ से अधिक संपत्ति वाले लोगों को इस सूची के अंदर शामिल किया गया है, जो 31 अगस्त तक देखा गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसको मिला है, अंबानी को मिला है। सबसे पहला स्थान उन्होंने अर्जित करा। साथ ही साथ इस सूची में एक चीज और क्लियर की गई है कि जो अंबानी है यह पूरी दुनिया के 5 सबसे अमीर लोगों में भी शामिल हैं, जितनी इनकी प्रॉपर्टी है। ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाता है, आपसे प्रश्न होता है कि हाँ भाई आने अब जो सूची आई है हारून की, उसमें किस व्यक्ति को कौन सा स्थान दिया गया है या कितने लोगों को शामिल दिया गया है या किस आधार पे इसको तैयार किया गया, तो ऐसी स्थिति में आप जवाब देने योग्य हैं। तो वैसे मुझे उम्मीद है कि आपको यह तीनों टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। आर्मेनिया अजरबैजान का जो विवाद है वह करंट अफेयर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसके सभी बिंदुओं को अच्छे से याद रखना, समझे रखना, परीक्षा में प्रश्न आने की पूरी संभावना है। वहीं दूसरी बात शेखर कपूर की थी और तीसरी बात हमने जानी है कि भारत के सबसे ज्यादा जो अमीर लोगों की सूची थी वह हारून ने IIFL वेल्थ के साथ मिलकर के जारी कर दी है, जिसके अंदर कई लोगों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जो हमारे लिए समझना जरूरी था। तो बाकी ऐसी वीडियो के लिए चैनल में बने रहें, बाकी वीडियोस लाइक करें, बाकी लोगों तक शेयर करें। एंड कल मिलते हैं करंट अफेयर की क्लास में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।